आइए आज राइटिंग स्किल को देखते हैं, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का आपका सिलेबस है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज आता है पेपर में, ग्रामर में, और दूसरा क्वेश्चन जो है लेटर या एप्लीकेशन आता है। लेटर और एप्लीकेशन दो हैं, दोनों दिए रहेंगे आर करके, एक ही आपको लिखना है, या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन। तो पहले हम इसके रूल्स जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट लेटर कौन कौन से हैं इस वर्ष के लिए उसको बताएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन भी बताएंगे कौन कौन से हैं। तो दोनों में से आपको जो आपको अच्छा लगे वही लिख लेना, या जो एकदम कन्फर्म फंसा है, दोनों फंस जाएंगे वैसे तो चाहे जो आप लिखिए, नहीं तो एक जो सेम टू सेम मिलेगा आपको वही लिख देना है। ठीक, इसके अलावा आप बना कर भी लिख सकते हो बाई चांस कोई नया भी है तो, लेकिन इसके तरीके पता है लिखने के तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं पहले इसके बारे में, जो किताब में आपके एक्सीलेंट में दिया गया है सभी पढ़ के उसको अच्छे से समझते हैं, क्या क्या कहना चाहता है लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक ना, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब कुछ ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया गया, पत्र लेखन एक कला है, चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या चाहे व्यावसायिक संबंध हो। यह पत्र लेखन जीवन में आवश्यक होता है। मतलब लेटर हम लिख देते हैं ना, कोई भी मतलब व्यक्तिगत संबंध हो, भाई बहन चाचा पिता सबको हम लिख देते हैं लेटर लिख के। और व्यावसायिक संबंध, कोई बिजनेस करना हो, किसी कहीं से कोई सामान मंगाया तो हम भी लेटर बना के दे देते हैं कि हमको यही यही चीज़, जाइए अपना दस्तखत कर देते हो, अगला आदमी जान जाता है हाँ यही ठीक है। और देखिए यह पत्र लेखन जीवन में आवश्यक होता है, इसलिए यह भी समझना भी आवश्यक है किस प्रकार से हमारे पत्र रुचि पैदा करने वाले हों और आकर्षक भी हों। मतलब इसलिए यह भी जरूरी है कि अच्छे से मतलब लेटर लिखा जाए, रुचि पैदा करने वाले हों और आकर्षक भी, यानी अच्छा भी लगे। एक अच्छा पत्र अपना प्रभाव छोड़ता है और एक बुरे पत्र से भ्रांतियाँ भी पैदा हो जाती हैं। मतलब अच्छा पत्र लिखना चाहिए तो अच्छा प्रभाव डालेगा, बुरे से तो भ्रांतियाँ पैदा हो जाएगी। पत्र का उद्देश्य होता है कि एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए पत्र को सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। देखिए बहुत जगह ऐसे हैं कि हम उनको जो है डायरेक्ट फ़ोन करके नहीं कर सकते हैं, इनविटेशन मतलब या लेटर आपको लिखना पड़ता है, ठीक ना। कोई किसी अधिकारी से कोई काम कराना हो किसी से, ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र में या वैसे, तो आप या संपादक को तो हमको लेटर ही लिख के बताना पड़ता है ना, कि मतलब कोई काम करवाने के लिए उनको देना पड़ता है, ठीक, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेटर देना पड़ता है, तो ये सब इसके कारण हैं। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ लेटर्स, लेटर्स के प्रकार। पत्र के प्रकार पहले जानिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ताकि हम जिस प्रकार का पत्र है लिखने में हमको समस्या ना हो, क्योंकि आपको अपने अंदर डेवलप करना, क्वालिटी डेवलप करना कि कैसे पत्र लिखा जाएगा या एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहती। मान लीजिए वैसे तो मैं जितना बताता हूँ हर साल आ ही जाता हूँ उसमें से, लेकिन बाई चांस नहीं है, कोई नया ही बना दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अपने आप इसको लिखना चाहिए आपको, ठीक। पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, मतलब मुख्य रूप से दो ही प्रकार के पत्र होते हैं। पहला पत्र है इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। मान लिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्स में, कंपटिशनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, ठीक है, कि इसके बारे में पूछ लेता है, उसके प्रकार पूछ लेगा कौन सा किसमें क्या होता है, तो थोड़ा बेसिक जानकारी इसलिए आपको होनी चाहिए। कि देखिए अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इनफॉर्मल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखन का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, पर्सनल लेटर उसे कहते हैं। जैसे अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, अन्य संबंधियों को जो लिखे जाएंगे तो वो मतलब इनफॉर्मल, अनौपचारिक हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस शॉर्टकट में जान लो, स्कूल से रिलेटेड जो ना हो, जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हो आप, वो औपचारिक है, और जो अपने सगे संबंधियों रिश्तेदारों को लिखते हो तो क्या है? अनौपचारिक, यानी जिसमें माता पिता, भाई बहन, मित्र, इन सभी को लिखने के लिए भी पेपर में आपके आ जाता है कि हाँ अपने पिता को पत्र लिखो, उनसे पैसा मांगो किताब खरीदने के लिए, फीस जमा करने के लिए, या भाई को पत्र लिखो, ठीक है ना, उन बड़े भाई को उससे पैसा मांगो, या फिर ठीक है अपने मदर को लिखो, या फिर अपने मित्र को लिख दो पत्र और कहो कि आपके भाई की शादी पड़ी है उसमें उसको इनवाइट कर दो, या बहन की शादी पड़ी, इस तरह के पत्र आते हैं, ठीक ना, लिखने के लिए। और करा कि अन्य संबंधियों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो हो गया, इन पत्रों में आत्मीयता का बोध होता है। आत्मीयता मतलब आत्मीय लगाव होता है भाई, ठीक है ना।
और व्यक्तिगत बातों का भी उल्लेख किया जाता है। भाई पर्सनल बातें जो होती है अपने सगे संबंधियों से आदमी बताता है। दूसरा है फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, मतलब वो हमारे परिवार से रिलेटेड नहीं है। संपादक के नाम, इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं औपचारिक पत्र में? जैसे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, ठीक ना, घर के नहीं। जैसे संपादक के नाम पत्र, संपादक मतलब से एडिटर होते हैं अंग्रेजी में कहते हैं, जो समाचार पत्र के संपादक। कोई बात आपको पेपर में निकलवाना हो, आपके मार्कशीट खो गई तो आप निकलवाते हो ना कि हमारा अंक पत्र खो गया है, इस तरह से, तभी आपको दूसरी मार्कशीट मिलती है। पहले पेपर में निकलवाना जरूरी होता है। तो कोई भी चीज़ आप पेपर में निकलवाना चाहते हो तो संपादक को लिखना पड़ता है। क्लियर? अब व्यवसाय से संबंधी पत्र, अब बिजनेस कोई करना है भाई तो भी मतलब कि वो आपके घर का तो है नहीं बिजनेस, जिससे माल मंगाओगे आप सामान, कंपनी का मालिक जो है या जहाँ से आप बुक करोगे अपना माल, लेटर बना के भेजोगे तो वो उतना सामान भेजेगा। तो व्यवसाय से संबंधित पत्र वो भी जो है आपके परिवार से नहीं रहेगा, वो भी इसीलिए फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। ठीक है। इनफॉर्मल माने इनफॉर्मल में से इन हटा दोगे तो फॉर्मल हो जाएगा, औपचारिक। ठीक। सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, सरकारी विभाग में चाहे जिसको डीएम को लिखो, चाहे एसडीएम को लिखो, किसी को लिखो, ठीक है ना। और औपचारिक होगा वो, जैसे मतलब प्रिंसिपल भी इसमें आ जाते हैं। ठीक। एप्लीकेशन लिखते छुट्टी के लिए। प्रधानाचार्य को लिखे गए, देखिए आ भी गया कि सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र, जैसे जो भी सरकार के अंग हैं, डीएम एसडीएम है जो भी हैं, और इस प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र, ये थोड़ा सा स्कूल से रिलेटेड हो जाता है तो सरकारी, ठीक है। तो इस वो भी आपके परिवार के नहीं है प्रिंसिपल। तो अब रोजगार के लिए किए गए आवेदन पत्र, रोजगार के लिए भी हम कभी कभी पत्र लिख देते हैं। कोई वैकेंसी आता है तो लेटर के माध्यम से हम कहता है ना पोस्ट कर दीजिए आप इसी पते पर अपना फॉर्म भर के। ऑनलाइन रहेगा तब तो कंप्यूटर से भरेंगे, नहीं तो ऑफलाइन रहेगा वैसे। और कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि कहते हैं काम ऑनलाइन करा के उसके बाद आप उसकी कॉपी निकलवा के प्रिंट आउट आपको इस पते पर भेज देना है। क्लियर? तो वो जो है रोजगार के लिए, मतलब नौकरी के लिए जब हम कोई पत्र भेजते हैं किसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जहाँ से निकला है वैकेंसी, ठीक है ना, तो उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों की भाषा सहज और शिष्टाचारपूर्ण होनी चाहिए। सहज का मतलब एकदम आसान भाषा में लिखो, और शिष्टाचारपूर्ण मतलब उसमें अच्छी बातें रहें, उल जलूल की बातें नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक जो सगे संबंधी हो, शॉर्टकट में जान लीजिए। और फॉर्मल मतलब औपचारिक जो सगे संबंधी ना हो, सरकारी ऑफिस में हो या, ठीक है, प्रधानाचार्य को हो, संपादक को हो, बिजनेस संबंधी हो, रोजगार के लिए हो। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। पहले हम इनफॉर्मल लेटर राइटिंग देख लेंगे, अनौपचारिक पत्र लेखन। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, उसका मतलब निर्देश बताया जाएगा कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स उसके बताए जाएंगे। फिर उसके बाद उदाहरण आपको दिए जाएंगे, कुछ लेटर दिए जाएंगे, क्वेश्चन और उसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं इन अनौपचारिक पत्र लेखन, निर्देशन और उदाहरण। तो इसका कुछ निर्देश दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिए। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या बात ध्यान देना है। एक अच्छे अनौपचारिक पत्र में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है भाषा सरल हो ताकि अर्थ एक बार के पढ़ने से ही समझ में आए। याद रखें टाइम इज मनी, समय ही धन होता है। क्या बताना है कि सरल हो, अर्थ एक बार में ही समझ में आ जाए। जैसे आप जिसको लिखो, किसी अधिकारी को लिखोगे, किसी संपादक को लिखो, किसी भाषा सरल हो, मतलब जो अभी आप निकलवाना चाहते हो उसको सरल भाषा में बता दी कि ऐसे ऐसे हमारी समस्या, ऐसे ऐसे इसमें लिख दीजिए। अब नहीं तो पता लगे वो आप कठिन भाषा कर देंगे, वो 10 बार समझने का प्रयास करेंगे क्या तुम कहना चाहते हो ना, घुमा फिरा के नहीं कहना है आपको। ठीक। टाइम इज मनी, क्योंकि उसका समय बर्बाद होगा ना। ठीक है। जिसको भाई आप लिखोगे उसको ज़्यादा पढ़ने में समय ताकि ना लगे, सटीक ढंग से जो भी कहना आप कह दीजिए। ठीक ना। तो टाइम इज मनी, क्योंकि कहा समय ही धन है, यानी कि समय उसका बर्बाद आपको नहीं करना है, इस तरह के ना लिखना है कि वो उलझा रहे उसमें, समझ ना पाए। ठीक। दूसरा विषय सामग्री क्रमबद्ध हो। क्रमबद्ध हो मतलब पहले आपको एक पॉइंट बताना है तो उसके बाद वाली जो बात है तो फिर उसके बाद लिखो, फिर उसके बाद वाली जो उसके सीरियल वाइज आपको बात आपको बताना है, नहीं कि बाद वाली बात पहले लिख दो, पहले वाली बाद में लिख दो। क्लियर? ये चीज़। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अनावश्यक बातें नहीं होना चाहिए। बता गया ना कि संक्षिप्त मतलब थोड़े में कहिए, बहुत फालतू इधर उधर की बात लिख के बढ़ाने का प्रयास ना करो। कितने लोग बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं लेकिन उनकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ लोग थोड़े में ही बहुत कुछ कह देते हैं, तो ऐसा आपको लिखना। एक पैराग्राफ में एक ही बात लिखना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई नई बात आप बताना चाहते हो तो पैराग्राफ चेंज कर दो, यानी लाइन चेंज कर दो। ठीक है, ऐसा लिखना आपको। सुलेख का ध्यान रखना चाहिए ताकि तभी पत्र सुगमता से पढ़ा जा सकेगा। सुलेख माने होता अच्छा लेख, सु माने अच्छा,
ठीक है ना। तो अच्छा लेख का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब हैंड राइटिंग भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, वो समझ लें कि हाँ क्या तुम लिखे हो, ठीक ना, कौन सा शब्द है। प्रत्येक पत्र के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। तो अब देखिए भाग देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या क्या होते हैं। मतलब इनफॉर्मल लेटर के, अनौपचारिक पत्र के क्या क्या भाग होते हैं। तो पहले इसके भागों पर भी आपको ध्यान देना है। पहला है एड्रेस। सबसे पहले आपको एड्रेस संबोधित करना है, संबोधन लिखा जाएगा। इसके अंतर्गत पत्र लेखक अपना पता तथा तारीख अंकित कर दे। संबोधन में सबसे पहले एड्रेस में क्या लिखोगे, जो पत्र लेखक है, जो पत्र लिखने वाला है, वो अपना पता लिख देगा ऊपर, और क्या कर देगा, तारीख अंकित कर देगा। ये दोनों बाएं कोने में लिखी जाती है, इतना ध्यान देना। लेटर में ये सब पेपर में आपको इसी तरह से आपको खुद बना के लिखना है, ठीक ना। ये सब बातें तो आपको लिखना ही पड़ेगा, सब नहीं याद किया जाता, ऊपर का नीचे का, ठीक है, कहाँ क्या क्या लिखना, बीच वाला मैटर वही बदलना होता है, ठीक। तो ऊपर आपको बाएं तरफ क्या करना है, बाएं तरफ कोने में, ऐसा मतलब आप कॉपी लेके बैठेंगे पेपर में, तो ऐसा आप अपने कॉपी के ऐसे बैठेंगे तो बाएं साइड में, ठीक है ना, चाहे इस पन्ने पे लिखो चाहे बाएं साइड में, आपको ऊपर आपको क्या करना है, बता रहे हैं कि अपना एड्रेस यानी पता और तारीख लिख देना, ठीक। पत्र लिखते समय मकान का नंबर तथा स्थान लिखना चाहिए। मकान जैसे आपका मकान का नंबर क्या है और उसका स्थान, आप कहाँ पर मकान है आपका, मतलब गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, ये भी लिख देना है, ठीक। आपको कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। मकान नंबर आपको अपना याद है, आधार कार्ड में पीछे लिखा जाता है सबके, लेकिन आपको सही अपना मकान नंबर नहीं बताना है। कोई भी मकान नंबर डाल दो, कोई वहाँ देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ आपको सही आइडेंटिटी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपना कोई गांव का भी नाम बताना ज़रूरी नहीं है, अपने स्कूल से रिलेटेड इस तहसील का कोई भी एक स्थान बता दीजिए, ठीक। ऐसे आपको लिख देना, कोई भी नंबर डाल दीजिए, कोई भी स्थान बता दीजिए। अगला है पत्र लिखते समय जब मतलब स्कूल पेपर में आपको लिखना तब इस तरह से लिखना है। बाकी वस्त्री आप किसी अधिकारी को देना है, डीएम को देना है, एसडीएम को, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे जानेंगे कि आप कहाँ से आइए। क्लियर, वो बात अलग है। स्कूल में ये सब लिखने की जरूरत बोर्ड परीक्षा में नहीं होती है। पत्र लिखते समय मकान का नंबर तथा स्थान लिखना चाहिए। तो दूसरी पंक्ति में शहर या गांव का नाम लिख देना चाहिए, ठीक है। एक बात इसलिए हम बता रहे हैं कि अपना सही पहचान लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में लिख दे रहा था डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस, ऐसे दे दिया जाता कोष्टक में आपके लेटर में, कि अपना नाम और पता मत लिखो, ठीक ना। आपको इसीलिए जो दूसरा नाम जिसमें जो उसमें नाम कभी कभी बता देता है, इस नाम से लिखना तो लिख दो, नहीं तो किसी का भी नाम लिख दो। पता अपना मत लिखो, दूसरा कोई पता अपने अगल बगल के गांव के किसी का, शहर का, तहसील का लिख दो, ठीक। क्योंकि मना कर देता तो आपको नहीं लिखना है, ठीक। हाँ, नेम एंड रोल नंबर भी बताता है नहीं लिखो, ठीक। तो जो मना कर दिया तो उसको मत लिखो, उसको दूसरा लिख दो। क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी बता देते हैं कि मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये है, एड्रेस है, तो कापी ओपी जसने में ऐसा लोग गलतफहमी ही है, चाहे कुछ भी हो, समझ मानते हैं कि जुगाड़ लगा लेंगे, ठीक है ना, कि इनका नाम ये है, उस नाम से आया है, ये रोल नंबर है, ठीक। तो इसलिए ऐसा निर्देश दे दिया जाता है कि आप लिखिए ही मत, ठीक ना। हाँ, उसमें अपना जाति सूचक शब्द नाम में भी आ सकता है, तो कास्ट फीलिंग के नाते उसको ज़्यादा नंबर दे दिया, बिरादरी का ठहर गया। तो ये रोल नंबर पता है, स्कूल का नाम पता है, कहाँ का है वो, उसके कोई वहाँ रिलेशन है तो सोचेंगे वहाँ का है, तो हो सकता है अपना खास ही लाभ दे दें। तो इस तरह से मतलब इन बातों को ध्यान में रख के ये सब मना कर दिया जाता है। तो चाहे जो भी बात हो, गेस यही लगाते हैं लोग, तो इसलिए आपको लिखना नहीं है, ठीक। पता के नीचे तारीख लिखते समय महीना तथा तारीख लिखना चाहिए। तारीख लिखते समय यानी कि महीना लिखो और तारीख भी लिखना चाहिए, मतलब कौन सा महीना चल रहा है, कौन से तारीख है, ये लिखना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ देखिए प्रारूप लिख दिया कि जय भवन, मतलब यहाँ पता लिखा गया है, पता लिखा है जैन भवन कोई बिल्डिंग है वहाँ पर रहते हैं। 22 लिख दिया है, मकान नंबर कमला नगर, ठीक ना। तो गली नंबर, शहर वहर में होता है गली नंबर लिखना, मकान नंबर लिखना जरूरी होता है, गांव में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत, अगर आपको नहीं है तो मत लिखो, ठीक है। लिख दो कोई भी संख्या, कोई समस्या नहीं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हो। आगरा, उसके बाद जिला देखिए लिख दिया गया। तो आपको करना क्या, स्थान लिखना है, गली का नंबर पता है तो उसको लिख दो, या मकान का नंबर, ठीक है। अगर कहा है लिखने के लिए तो आप लिख दो, चाहे नहीं पता है तो दूसरा कोई भी लिख दो, सही लिखने की जरूरत नहीं है। आगरा मतलब यहाँ जिला है तो आप यहाँ अपने ज़िले का नाम बिल्कुल लिख देना, अपने ज़िले का नाम आपको जौनपुर
लिख देना है। जिनका सुल्तानपुर में रहेगा तो सुल्तानपुर लिख देंगे वो, ठीक है, जो भी ज़िला रहेगा। मार्च करके देखिए यहाँ दिया गया है ना 20-20 जो दिया नहीं है, मान लीजिए 20 मार्च है, 20 का मतलब यहाँ 2 डैश किया है, तो उसका मतलब 2022 या 23 जो भी रहे, 23 आपको लिख देना है इस वर्ष परीक्षा में, ठीक ना। मार्च 20 के बाद काम आप लगा देंगे 2023, 20 मार्च 2023, इस तरह से आपको लिख देना है। फरवरी में पेपर होगा तो आप फरवरी का शॉर्ट फॉर्म FEB लिख सकते हो, फरवरी। उसके बाद ये मार्च लिखना तो मार्च को पूरा लिखो, बड़े अक्षर को 3 शब्द लिख के शॉर्ट फॉर्म बना दिया था, और पूरा जो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये सब छोटे अक्षर हैं उनको पूरा लिखना चाहिए। चलिए ये तो हो गया आपको पता और तारीख कैसे लिखना है, तो ठीक है, बुक में आपको बताया गया कि बाएं साइड में ऊपर कोने में लिख देना है। दूसरा काम क्या करना है, सैल्यूएशन माने इसमें बाएं साइड में बताया है, फिलहाल दाएं साइड में भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी किताबों में दाएं साइड भी बताया, दाएं साइड में लिखा भी रहता है, आपको सीरीज वगैरह में देखेंगे तो, ठीक है ना, और काका प्रकाशन में देखेंगे तो इसकी कोई बात नहीं, एक जगह आपको लिख देना है, ठीक है। बाएं में भी बताया तो बाएं में भी लिख सकते, कोई उससे दिक्कत नहीं है, लिख देना। सैल्यूएशन मतलब क्या होता है, सैल्यूएशन माने यह दिनांक के नीचे बाएं कोने में लिखा जाता है, दिनांक से नीचे बाएं कोने में सैल्यूएशन लिखा जाता है। इसके अंतर्गत लेखक उन शब्दों को लिखता है जिसका और जिनसे उसका और जिसको पत्र लिखा जा रहा है दोनों का संबंध हो। सैल्यूएशन मतलब होता है अभिवादन, ठीक है ना। आप जैसे सैल्यूट माने नमस्ते करना नहीं होता है, तो वही उसी तरह से अभिवादन। अब यहाँ क्या है कि ये हमेशा बाएं साइड में लिखना, ठीक है ना। इसको हमेशा कहाँ लिखना है, पत्र दिनांक और डेट को दाएं में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले इसमें बाएं कहा है, लेकिन आपको इसको हमेशा किस में लिखना है, बाएं साइड में, इतना ध्यान देना। और इसमें जैसे जिनसे उनका और पत्र जिसको लिखा जा रहा है तो दोनों का संबंध हो वो चीज़ लिखा जाता है। जैसे टू ए रिलेटिव माने रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार या संबंधी जिसको कहते हैं, किसी रिश्तेदार को या संबंधी को लिखना है तो आप लिखोगे माय डियर फादर, यानी पिता को लिख रहे हो तो माय डियर फादर कह दो, मदर को लिख रहे हो माय डियर मदर कह दो, अंकल को लिख रहे हो माय डियर अंकल, माय डियर आंट, ठीक ना। जिनको भी लिख रहे हो माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, आप इस तरह से अपने संबंधी को माय डियर करके बता दो क्या हैं, क्लियर। अंकल मदर फादर जो भी है, ब्रदर सिस्टर जो भी है उनको बता दो, क्लियर हो गया। उसके बाद माय डियर देखिए, ब्रदर दे दिया, अंकल दे दिया, डियर अंकल भी दे सकते, माय नहीं लगाओगे डियर करके तब डियर फादर या डियर अंकल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला है टू ए फ्रेंड, अगर किसी दोस्त को लिख रहे हो तो आप लिखोगे माय डियर अनिल, मान लीजिए माय डियर करके अपने दोस्त का नाम लिखोगे, अनिल मोहन सुरेश जो भी है उसको आप लिख दोगे, ठीक है। और डियर करके फिर हरी का नाम लिख दिया, या फिर माई ना लगाओ तो डियर भी लगा सकते हो, यानी कि दोनों में माई लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। डियर करके अपने दोस्त हरी का नाम, आप अपने दोस्त जो भी हो, आपके बॉय है तो मोहन सोहन शीला, लड़की है तो शीला गीता लीला करीना जो भी हैं उसको आप आराम से लिख सकते हो। अब देखिए भाई बहन या मित्र का नाम लिखना अच्छा रहता, परंतु माय डियर फ्रेंड रमेश लिखना ठीक नहीं है। या तो फ्रेंड लिखें या तो अथवा रमेश, मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि माय डियर फ्रेंड भी लिखो और डियर फ्रेंड का नाम भी लिख दो, दोनों में से एक ही लिखना है। डियर माय डियर फ्रेंड करके डायरेक्ट बता दो, नाम न बताना चाहते हो मेरे दोस्त का नाम क्या है, या डायरेक्ट माय डियर करके दोस्त का नाम लिख दिए, क्योंकि नाम लिख दिए तो वो तो आपका दोस्त हो ही गया। इस तरह से आपको लिख देना है। देखिए तीसरा पॉइंट आपका है बिगिनिंग। पत्र का प्रारंभ अनेक प्रकार से किया जाता है, अधिकांश इसमें पत्र मिलना या नहीं मिलना या पत्र देरी से लिखने पर क्षमा याचना करना होता है। तो अपनी स्वयं की राजी खुशी लिखते हैं तथा दूसरे की कुशलता की प्रभु से कामना करते हैं। शुरुआत में हम ना दूसरे से कुशलता पूछते हैं और कहते हैं कि आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, ठीक, यहाँ पर सब लोग ठीक है, ये सब बताते हैं शुरुआत में, ठीक। मुझे मतलब पत्र को मिलना भी बताते हैं कि मतलब आपने मुझे पत्र दिया, मिलना या ना मिलना ये भी, और देरी से मिलना इसके लिए क्षमा भी याचना करते हैं। तो बिगिनिंग शुरुआत में यही करते हैं, कोई पत्र रखता है कि आपके पत्र आप हमको पत्र लिखे थे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, यहाँ पर हम लोग सही हैं और भगवान से आशा करते हैं आप भी सही होंगे। इस तरह से
और मतलब ये लिखेंगे या फिर कहेंगे कि आपने मुझे पत्र भेजा था लेकिन मैं आपको लिख नहीं पाया, मुझे देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आगे वादा करता हूँ कि मैं समय से पत्र देता रहूँगा। इस तरह की बातें भी इसमें लिखना होता है। और अपने स्वयं की राज़ी या खुशी भी लिखते हैं कि ठीक है, मैं मतलब बहुत खुश हूँ आपके व्यवहार से, आप हमारे साथ इस तरह से मेलजोल रखे रहते हैं। तो दूसरे की कुशलता की प्रभु से कामना भी करते हैं कि नहीं, भगवान करें आप हमेशा सही रहें, खुश रहें, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप सही होंगे। ये सब मतलब इस तरह से कुछ पत्र की शुरुआत किया जाता है। यहाँ कुछ प्रारूप दे दिए गए हैं, प्रारूप भी देख लेते हैं। रिसीव्ड योर लेटर एंड नोटेड द कंटेंट्स, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम टू यू। ठीक है, इस तरह से मतलब शुरुआत कर सकते हैं। रिसीव्ड योर लेटर, आपका पत्र मिला, एंड नोटेड द कंटेंट्स, और उसमें कंटेंट्स माने जो लिखी गई सामग्री होती है, नोटेड माने गौर करना, और उसमें लिखी सामग्री को मैंने क्या किया, गौर। सामग्री मतलब वही बातें हैं। मतलब शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, एक लाइन आप याद कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन में नहीं लिखते हो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, उसका अर्थ होता है सभी ने निवेदन है कि, लेकिन ये एप्लीकेशन नहीं, ये पत्र है। तो इसमें आपको लिखेंगे रिसीव्ड योर लेटर एंड नोटेड द कंटेंट्स, आपका पत्र मुझे मिला और मैंने उसको पढ़ा, ठीक है, सामग्री पर गौर किया, मतलब उसको मैंने पढ़ा, ठीक ना, उसकी लिखी सामग्री को मैंने गौर करके पढ़ा। आई एम क्वाइट, फिर उसके बाद आप हाल चाल बताओगे। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, एंड होप द सेम टू यू, और आशा करता हूँ सेम टू यू मैंने आप भी अच्छे होंगे। इस तरह से शुरुआत आपको करना है, ठीक। प्रारूप आप जान लीजिए, बीच वाला मैटर आप जैसे क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से बदल सकते हैं, बिना याद किए आराम से लिख सकते हैं। ये सब बातों को आप समझेंगे तो ठीक, क्योंकि कोई गारंटी नहीं, तो बहुत से लेटर हैं, कोई उठा के दे दिया तो नया, तो क्या करोगे। तो इसलिए जानकारी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, वैसे आ जाएगा उसमें से जिसमें बताया जाएगा, बाय चांस अगर नहीं है ताकि बना के भी आप लिख लो, इसलिए पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, करें जैसे 3 पॉइंट है, चाहे जिससे आप लिख सकते हो, आप जिस तरह से बताना चाहो। या पत्र मिला, मैं उसको, ठीक है, उसमें लिखी सामग्री को गौर करके पढ़ा, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे, इसका अर्थ पहली लाइन का ही है, ठीक ना। दूसरे का क्या, जो भी आप बताना चाहते हो हिंदी में सोच लो, उस हिसाब से अंग्रेजी आप यहाँ दिया गया। आई हैवेंट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, इसका अर्थ है फॉर लॉन्ग माने लंबे समय, मुझे लंबे समय से आपका कोई पत्र नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो आप खुद न मिलने के नाते लिख रहे हो कि भाई आपका कोई पत्र नहीं मिला, तो मैं सोचा कि मैं ही हाल चाल ले लूँ, इस तरह से। आई हैवेंट रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम यू फॉर लॉन्ग, मैं बहुत लंबे समय से आपसे कोई पत्र नहीं प्राप्त किया हूँ, यानी मुझे नहीं मिला। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, कहते हैं कि आप बहुत समय से पत्र नहीं भेजे, क्या बात है। आई एम वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, जैसे आपका हाल चाल नहीं मिलता है तो मुझे बड़ा चिंता हो रही थी कि आप कोई हाल चाल नहीं मिला, इसलिए मैं खुद आपका हाल चाल ले रहा हूँ। होता ना, फ़ोन वगैरह भी तो लोग कहते हैं कि बहुत दिन से आप फ़ोन नहीं किए, मतलब कि आप क्या बात है फ़ोन नहीं करते हो, और मैं तो आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ, मैं बड़ा चिंता हो रही थी कि क्यों फ़ोन नहीं आ रहा। तो इस तरह से, मतलब इस तरह से आपको लेटर में भी बताना है। पहले लेटर ही होता था, फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल वगैरह रिसेंटली में कुछ सालों से मतलब इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ, तो पहले इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अब भी बहुत जगह जो है सरकारी ऑफिसेज में या गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जगह ऐसा है नियम कि आप कितनों फ़ोन है लेकिन आप बिना पत्र लिखे आपका काम नहीं होगा, तो फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है। अब आपको डीएम से कोई बात करना है तो डीएम आप थोड़ी बात करेंगे, आप यहाँ से फ़ोन करके उनके पास थोड़ी ना बात कर सकते हो, यहाँ से केवल आप पत्र भेजकर आप उनसे अपनी बात को कह सकते हो, ठीक है ना। एडिटर को पत्र लिखकर आप कोई पेपर में निकलवाना तो आपको देना पड़ेगा, ठीक। इस तरह से बातें होती हैं बहुत सारी जगह। तीसरा पॉइंट है रिसीव्ड योर लेटर ए फ्यू डेज एगो, आपका पत्र कुछ ही दिनों पहले मिला, रिसीव्ड माने मिला, यहाँ होगा ए फ्यू माने कुछ। आई एम सॉरी दैट, मुझे खेद है कि आई कुड नॉट रिप्लाई यू सून, कि मैं आपको जल्द ही उत्तर नहीं दे पाया। एज आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन माने स्टेशन के बाहर था, स्टेशन के बाहर मतलब घर से बाहर कहीं चला गया था, तो उसको स्टेशन से बाहर कहा जाता है, क्लियर। जहाँ मैं रहता हूँ उस स्टेशन से बाहर था, मतलब अपने निवास स्थान से बाहर कहीं चला गया था। इस तरह से आप मतलब अगर कुछ दिन पहले आपको पत्र मिला है और आप मतलब कि रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, तब ये पॉइंट लिखेंगे नीचे वाला, ठीक ना। या फिर आप इसमें कह रहे हैं अथवा आई वॉज बिजी विथ माई एग्जामिनेशन, मैं अपने एग्जामिनेशन में व्यस्त था, आपकी परीक्षा हो रही थी इसलिए नहीं लिख पाया, तो इस तरह से भी बता सकते हो। या फिर कह रहे हैं आई वॉज इल, मैं बीमार था इसलिए मैं आपको नहीं लिख पाया, या अन्य कोई कारण दे दें। मतलब जैसे अगर आपको कुछ दिन पहले किसी का पत्र मिला, आप नहीं रिप्लाई दे पाए तो सॉरी फील करेंगे, आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट रिप्लाई
यू सून, इतना लिखेंगे, इतना तो आपको याद ही करना है। उसके बाद आइज के बाद आई वाज आउट ऑफ स्टेशन चाहे लिख दो, या आई वाज बिजी विथ माई एग्जामिनेशन लिख दो, या फिर आई वाज इल, यानी कोई एक कारण बता देना। मैं क्यों नहीं भेज पाया, क्योंकि मैं स्टेशन से बाहर था, यानी कि घर के बाहर था, ठीक ना। इस तरह से उसको वो फ्रेज है आउट ऑफ स्टेशन लिखा जाता है, ठीक। गंतव्य स्थान पे ना होना, जहाँ पर मतलब मैं रहता हूँ। या फिर आप कारण बता सकते हो कि मैं अपनी परीक्षा में व्यस्त था, आई वाज बिजी विथ माई एग्जामिनेशन। बिजी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विथ लगता है, इसलिए इन नहीं लिखा जाएगा, क्लियर। परीक्षा में अंग्रेजी विथ। आई वाज इल भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं लिख पाया। तो इस तरह से आप लिखोगे पत्र तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अगला आदमी जानेगा कि हाँ आप जानबूझकर लेट नहीं किए। तो ओवरऑल 3 पॉइंट है, तीनों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कंक्लूजन बता दे रहा हूँ कौन सा कब लिखना बेटर होगा। पहला वाला जो है आप तब लिखेंगे पॉइंट लिखना अच्छा होगा जब मतलब आपको कोई समस्या, आप देर और कुछ नहीं किए हो, ठीक है ना। पत्र मिला और पढ़े और तुरंत आप रिप्लाई भी कर दिए, आप भी इधर से जवाब में एक दूसरा पत्र लिख दिए, तब वो पहला लिखोगे, ठीक ना, क्योंकि रिसीव किए हो आप ना, पाने के बाद आप लिख रहे हो, ठीक। और दूसरा वाला कब लिखोगे, मतलब कि बहुत लंबे समय से कोई पत्र नहीं मिला है मुझे, बहुत लंबे समय से आपका बहुत लंबे समय से आपका कोई पत्र नहीं मिला। अगर नहीं मिला है और आप तब भी जो है चिंतित हो रहे हो कि क्यों नहीं आया, क्या बात है, तब इस तरह की बात रहेगी, तब आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, क्लियर। और तीसरा वाला तब लिखोगे जब आपको बहुत लिखने में देरी हो गई है, मतलब आप बीमार थे या घर पर नहीं थे, किसी भी कारण बस, या बहुत व्यस्त थे, आपकी परीक्षा चल रही थी, तो आप महत्व देंगे परीक्षा को पहले, भाई अपना पहले पेपर की तैयारी कर लें, फिर पत्रोत्तर बाद में लिख के फुर्सत से भेजेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आप ये बात रहेगी, तो आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा शुरुआत कैसे करना है पत्र की, शुरुआत और लास्ट ये सब मैटर जान लेंगे, उसका पूरा प्रारूप। तो आप पेपर में आराम से, यही मैटर सही होना चाहिए, प्रारूप सही होना चाहिए, बीच में चाहे जो आप बना के लिख देंगे, जिस तरह से पूछा जाएगा उस हिसाब से अपने भाषा में बना के लिख दोगे, तो आपका पूरा नंबर तब भी मिलेगा, ठीक ना। और याद भी करते समय इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपको पेपर मतलब एप्लीकेशन या लेटर भी याद भी हो जाएगा। दूसरा अगला पॉइंट हमारा क्या रहा है, बॉडी, ठीक है ना। बॉडी का मतलब जैसे बिगिनिंग के बाद दूसरे पैराग्राफ में पत्र की बॉडी लिखी जाती है। पत्र की बॉडी माने पत्र का शरीर, क्या होता है पत्र का शरीर, इसको देखो। अब देखिए उसमें उस बात का वर्णन होता है जो प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, ठीक है ना। बॉडी में क्या लिखोगे, मतलब शुरुआत के बाद वो चीज़ लिखा जाए जो प्रश्न पत्र में आपके पूछा गया कि हाँ इसके बारे में पत्र लिखो। जैसे पिताजी को हॉस्टल लाइफ के बारे में लिखिए, मतलब जैसे आपके पिताजी पूछे हैं कि आपको हॉस्टल माने छात्रावास होता है, आप छात्रावास में रह रहे हैं, तो आपके का जीवन वहाँ कैसे बीत रहा है, कैसे हो कैसे, तो आप अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में बता दीजिए, ठीक, कि भाई मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना मिल जाता समझ। तो कम से कम 8 से 12 वाक्यों में हॉस्टल लाइफ के विषय में एक पैराग्राफ में लिखना आवश्यक है, ठीक है। लगभग 8 से 12 वाक्य में आप उसको बता सकते हो, ठीक। आगे का यह पत्र की बॉडी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बॉडी। अब यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया गया, मान लीजिए हॉस्टल लाइफ के बारे में आपको लिखना है, तो इस तरह से आप टॉपिक चेंज भी कर सकते हो, जैसा पूछा जाएगा उसी हिसाब से लिखोगे। अब मान लीजिए हॉस्टल लाइफ के बारे में पूछ लिया गया, तो आप कैसे लिखोगे, देखिए इसमें दिया गया, आई लिव इन द स्कूल हॉस्टल, मैं स्कूल के हॉस्टल में ही रहता हूँ। इट्स नेम इज शुभम हॉस्टल, इसका नाम है सुभाष हॉस्टल। जो भी हॉस्टल का नाम दूसरा है तो दूसरा बता दीजिए, कोई नाम बता दीजिए, कोई देखने नहीं आ रहा बोर्ड परीक्षा में। आई लिव इन द स्कूल हॉस्टल, मैं स्कूल हॉस्टल में रहता हूँ। इट्स नेम इज सुभाष हॉस्टल, इसका नाम सुभाष हॉस्टल है। इट हैज़ ए न्यू बिल्डिंग, इसमें एक नई बिल्डिंग है, इस तरह से आप बताना है। न्यू बिग बिल्डिंग, हाँ। इट हैज़ ए न्यू बिल्डिंग, मतलब इसमें बड़ी बिल्डिंग है, हॉस्टल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हॉस्टल बहुत बड़ी बिल्डिंग है। आई हैव ए बेड एंड अलमीरा, मेरे पास मतलब एक बेड भी है और एक अलमारी है। ए टेबल एंड 2 चेयर्स, एक मेज और 2 कुर्सियां हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन हॉस्टल में 40 विद्यार्थी रहते हैं। वी गेट टी एंड बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट, हमें नाश्ते में चाय और बिस्कुट मिलता है। चपाती दाल, चपाती माने तो रोटी दाल, राइस एंड वेजिटेबल, चावल और सब्जियां भी। फॉर लंच एंड डिनर, लंच के लिए और डिनर के लिए मिलता है, शाम को भोजन के लिए। वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, हम शाम को खेल भी खेलते हैं। आवर हॉस्टल वार्डन इज़ वेरी काइंड एंड
जेंटल, ठीक है ना। हमारे जो हॉस्टल का जो है रक्षक है वो बहुत क्या है, दयालु हैं और सज्जन हैं। आई एम वेरी हैप्पी इन माई हॉस्टल, मैं अपने हॉस्टल में बहुत क्या हूँ, बड़ा खुश हूँ। ठीक, इस तरह से आप मतलब बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं ये बात आप अपने हिसाब से आप बता सकते हो। मतलब कुछ तो इस तरह से मैटर ले सकते हो। हॉस्टल में रह रहे हो, रूम में रहे हो तो रूम के हिसाब से बता सकते हो कि मैं जिस रूम में रहता हूँ उसके मालिक बहुत सही हैं, ठीक है, इसमें मतलब मुझे रहने में कोई समस्या नहीं। इस तरह जो भी बातें हैं जैसे भी है कंडीशन आप बता दीजिए। अगला है एंड, माने पत्र की समाप्ति। जब आप इतना इस तरह से पहले शुरुआत में लिखेंगे आई रिसीव्ड योर लेटर वगैरह ये सब जो भी 3 पॉइंट बताए उसमें से एक लिखेंगे। फिर बीच में जो प्रश्न में कहा गया कि हॉस्टल के बारे में बताओ तो हॉस्टल बताओ। अपनी पढ़ाई के बारे में आपके पूछा गया तो अपनी पढ़ाई के बारे में आप बता दीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपका पेपर कैसे गया है ये पूछा जाएगा तो पेपर के बारे में बता दो, अच्छा गया है, ये अच्छे नंबर क्यों नहीं पा सके, ये सब कोई भी कारण हो उसको बता दो। उसके बाद आपको लिखना एंड, अंत। तो ये प्रारूप बीच वाला आप चेंज कर सकते हो, बॉडी वाला अपने हिसाब से आपको लिखना, बाकी सब आप जैसे बताया गया उस वैसे लिखना। ठीक, इसलिए आप बाकी सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, बॉडी थोड़ा अपने हिसाब से चाहे जैसे बना के लिख दोगे, जो जैसे पूछा गया उसमें ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा, लेकिन नीचे और ऊपर वाला जो बताया जा रहा है इसको नहीं याद करोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, कितना सही लिखोगे बॉडी, ठीक ना। इसलिए आप ये मेन होता है एंड। और एक बात ये भी जान लो, एग्जामिनर पढ़ता है तो ऊपर और नीचे का ही पढ़ता है, बीच का बकवास आपके पढ़ने के पास उसके पास समय नहीं है, बहुत करेगा सर से निगाह मार देगा, लेकिन ऊपर नीचे वाला अच्छे से पढ़ता है, इसलिए ये सही होना चाहिए। ठीक, एंड माने पत्र की समाप्ति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है भाई, समाप्ति भी महत्वपूर्ण है। बॉडी के बाद वाला पैराग्राफ पत्र की समाप्ति होता है, इसमें बड़ों को चरण स्पर्श व बड़ों बच्चों को प्यार लिखा जाता है। तो मतलब पत्र में लिखनी जाती है कि बड़ों को मेरी तरफ से चरण स्पर्श या प्रणाम और बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद, इस तरह से जो है लिख दिया जाता है। ठीक ना। देखिए यहाँ अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे इसको, कन्वे माई रिस्पेक्ट टू मदर, कन्वे माने कह देना, संदेश कहना, ठीक है ना। और रिस्पेक्ट माने सम्मान होता है, प्रणाम होता है, मदर माने माँ को मेरी तरफ से प्रणाम कह देना, इसका मेन अर्थ है। सम्मान कहना मतलब प्रणाम कह देना, इसे नमस्ते कह देना, ऐसे कह देना कि माँ को मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना, प्रणाम बोल देना, ठीक ना। आर कन्वे माई रिस्पेक्ट्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम बोल देना। एंड लव टू गौरंग एंड आभा, ठीक है, गौरंग और आभा से भी को मतलब माने प्रेम, गौरंग और आभा को मेरी तरफ से प्रेम मतलब प्रेम भरा नमस्कार, बच्चों को बहुत सारा ढेर सारा प्रेम भरा नमस्कार हमारी तरफ से, ठीक ना। यस, तो इस तरह से जो है आपको लास्ट में क्या लिखना, कन्वे माई रिस्पेक्ट टू मदर, केवल माँ से कहना है तो कन्वे माई रिस्पेक्ट टू मदर कर देना, पिता से कहना है तो टू फादर कर देना, दोनों से कहना है तो कन्वे माई रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स कह देना। क्लियर, मतलब जैसे आपका कोई मित्र है, मान लिया आप उसको पत्र लिखें तो आप उसको कहेंगे ना कि अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना, प्रणाम बोल देना, हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर बोल देना, जो भी रहता है त्यौहार में भी लोग कह देते हैं। तो इस तरह से मुस्लिम लोग हैं कहें मेरी तरफ से सलाम बोल देना, ठीक ना। ठीक है, इस तरह से जो भी जिसमें है, ठीक है, बोल देना। अब ये कन्वे माई रिस्पेक्ट से टू करके योर पेरेंट्स, दोनों को बोलना चाहे तो पेरेंट्स कहोगे, नहीं तो फादर या मदर। एंड लव टू, अब वहाँ आप ये भी बात बताई, अब मतलब माता पिता को तो प्रणाम बोल देगा, बच्चों को थोड़े ना प्रणाम करोगे, बच्चों को आप प्यार भरा नमस्कार कहोगे बच्चों के लिए, इसलिए आप एंड करके बोलूँगा। एंड लव टू करके, दो बच्चे हैं तो दोनों का नाम लिख देना, एक है तो एक ही का नाम लिख देंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं ये दोनों, दूसरा नाम लव टू मोहन एंड शीला कह देना, या लव टू शीला, लव टू रश्मि, जो भी मतलब नाम है किसी क्यूट गर्ल और बॉय जो भी है उसका नाम आप लिख देना, जो भी आपसे छोटा, ठीक ना। तो ये दोनों नाम है, अपने मन से बता सकते हो। परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप नाम लिख देना, उनको भी मेरी तरफ से बोल देना, तो वो भी सोचेंगे चलो मेरा बड़ा भाई है, मेरा अंकल है, जो भी है, दीदी है, सिस्टर है, तो वो मतलब मुझसे बड़ा प्रेम करती है, लगाव रखती है, ठीक है ना। आगे फिर उसके बाद आप नीचे क्या लिखोगे, इतना ध्यान देना, नीचे लिखना विथ रिगार्ड्स, बड़ों के लिए, विथ रिगार्ड्स, रिगार्ड्स माने वैसे आदर होता है, सम्मान, बड़ों को हमारी तरफ से बहुत आदर सूचक प्रणाम, ठीक है, या प्रणाम भी कर सकते हो इसको, बड़ों को प्रणाम। विथ बेस्ट विशेज, मित्र एवं छोटों के लिए आपको लिखना विथ बेस्ट विशेज, बेस्ट विशेज माने शुभकामनाओं के साथ, विथ बेस्ट विशेज शुभकामनाओं के साथ, मतलब उसके बाद नीचे आप लिख देना विथ रिगार्ड्स, अगर बड़ों के, जैसे मान ली पिता को लिखो, माता पिता को लिखो
माता को लिखो तो विथ रिगार्ड्स लिख देना, या बड़े भाई को लिखो, बड़ी सिस्टर को। अब छोटे को लिखो, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखो, छोटी बहन को लिखो, तो आप लिख देना विथ बेस्ट विशेज, ठीक है ना, विथ बेस्ट विशेज। किसी छोटे बच्चे वगैरह का किसी का बर्थडे वगैरह में जाते हो तो उसमें विथ बेस्ट विशेज रहता है ना, चिपका देते हो आप उसमें, तो ये सब होता है, ठीक है। बड़ों को देते हो तो विथ रिगार्ड्स माने पूरे आदर के साथ, सम्मान सूचक, ठीक है, रिगार्ड्स माने आदर सहित, ठीक है, बड़ों के लिए। अगला है बड़ों के लिए आदर सहित विथ रिगार्ड्स हो जाएगा, छोटों के लिए शुभकामनाओं के साथ, सर्वोत्तम शुभकामनाओं के साथ। अगला उसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, केवल बॉडी आपको चेंज करना होगा, बाकी सब आपको अपने हिसाब से जैसे बताया गया इस हिसाब से इसको भी लिख देना। सब्सक्रिप्शन में क्या करना है, सब्सक्रिप्शन माने यह पत्र के अंत में बाईं ओर लिखा जाता है, पत्र के अंत में जो बाईं ओर लिखा जाता है उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। देखिए इसमें भले बाईं ओर कह दिया है, लेकिन आप दाईं ओर भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये अन्य प्रकाशन की किताब में दाईं ओर ही बताया गया। आप सीरीज लेंगे, विद्या क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें भी देखोगे दाईं ओर ही दिया रहता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए माता पिताजी को आप अंत में क्या लिखेंगे, योर लविंग डॉटर या सन। अपने माता या पिताजी को अगर लिख रहे हो आप पत्र, तो आप योर लविंग करके लिखोगे, चाहे पुत्री हो तो आप लोग डॉटर लिखोगे, जो पुत्र हैं वो लोग क्या लिखेंगे, सन, ठीक है ना। आप हिंदी में तो ऐसे कहते हैं ना, आपका प्यारा पुत्र या आपकी प्यारी पुत्री, तो योर लविंग करके ये दोनों में से एक आपको बता देना है, आर करके मत लिखना, आप लोग एक ही लिखना। चाची को लिखना है आपको योर लविंग नेफ्यू, सॉरी चाचा जी को, चाचा जी या चाची जी दोनों को यही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। योर लविंग माने आपका प्यारा, नेफ्यू माने तो भतीजा, और नीस माने भतीजी। आप भतीजी हो तो नीस करोगे, भतीजे हो तो नेफ्यू करोगे, क्लियर। आपके प्यारा भतीजा या आपकी प्यारी भतीजी, तो चाचा हो या चाची हो दोनों को ये लिखना, टेंशन मत लेना। यहाँ वाले चाचा जी दिया है, चाची जी भी आप समझ सकते हो। मित्र को, भाई बहन को, अगर कोई आपका मित्र को लिख रहे हो पत्र या भाई बहन को लिखोगे तब क्या लिखोगे, योर सिंसरली। सिंसरली दोस्त के लिए लगता है, इसको याद कर लेना कि अगर पत्र मित्र के लिए आएगा तो योर सिंसरली लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, आपका नंबर पूरा नहीं मिलेगा। सिंसरली माने होता है आपका सच्चा दोस्त, ठीक है, योर सिंसरली माने आपका सच्चा दोस्त। अब उसके बाद अपना नाम लिख देना, श्याम या नलिनी, आदमी है तो श्याम या जो भी है, मोहन सोहन, और नलिनी लिख दो, शीला गीता जो भी है नाम उसको लिख दो। हाँ, रोल नंबर लिख दो, रोल नंबर क्या है आपका 45 17 62, एक प्रारूप दे दिया है, लेकिन हाँ आप लोग ध्यान देना, पेपर में आपको नाम और रोल नंबर मना किया रहता है, इसलिए आप यहाँ मत लिखना, ठीक ना। बाकी और जगहों पे लिखिए, स्कूल में मत लिखिए, ठीक ना, और किसी दोस्त को वैसे भेज रहे हो किसी काम के तो आप लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे नहीं। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो क्या करना, नलिनी और श्याम की जगह आप यहाँ पेपर में लिख देता कोष्टक में, डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, ठीक है, अपना नाम और रोल नंबर मत लिखो। तो आपको करना क्या है बता देना है, आप यहाँ लिख देना XYZ, या तो XYZ लिख देना, या फिर आप लिख सकते हो ABC। और हिंदी का जब आपका पेपर आएगा पत्र वाला ना, हिंदी में लिख देना का खा गा, इस तरह से आप लिख देना, ठीक ना। अगर मना किया जाएगा भाई कुछ तो नाम लिखना। अब XYZ का मतलब क्या होगा, मतलब जितने आपके दोस्त हैं उन्हीं में से एक मैं भी, क्लियर, आपका दोस्त सच्चा दोस्त, क्लियर। XYZ यानी जितने हैं उनमें से एक मैं भी, वो समझ लेगा, ठीक है ना। ये चलो इस फनी स्टाइल में बता रहे हैं। रोल नंबर आप मत लिखना अपना, ठीक ना, लिखवा ही मत करना, छोड़ देना उसी में XYZ के बाद, ठीक ना। अगर उस चलिए देखते हैं, अगर पेपर में दे देगा कि हाँ आपका नाम ये है, आपका रोल नंबर ये है, आपका घर नंबर ये है, पेपर में दिया रहेगा तब आप लिख सकते हो अपने मन से, क्योंकि वो आपका नहीं रहेगा ना, दूसरा रहेगा, लिख सकते हो, अपना लिखने की मना है, ठीक ना। हाँ चलिए आगे देखते हैं। यदि सब्सक्रिप्शन दो शब्दों में हो तो योर में यस लगाकर दूसरे शब्द में LY लगाएं। ध्यान देना योर में यस जरूर रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, और योर के बाद एपोस्ट्रोफी मत लगाना, तुरंत यस लिखा जाएगा, इसमें भी नंबर कट जाता, नहीं तो आप नहीं लिखोगे तो। योर्स उसके बाद सिंसरली, योर्स सिंसरली देखिए जैसे इसमें लिखा गया था ना, ऐसे लिखना आपको, ठीक ना। लेकिन अगर यदि सब्सक्रिप्शन 3 शब्दों में हो
तो योर का प्रयोग करते हैं, दूसरे शब्द में एलवाई नहीं लगाते हैं, तीसरे शब्द में आप अपना रिश्ता उस व्यक्ति के साथ बताइए जिसको पत्र लिखा जा रहा है। सब्सक्रिप्शन मतलब जो पत्र का अंत होता है उसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक ना। तो उसमें क्या है, 2 शब्द में भी लिख सकते हो, 3 शब्द में भी लिख सकते हो। अगर 2 में लिखोगे तो योर में यस लगा के सिंसर में एलवाई जोड़ोगे, और 3 में लिखोगे तो यस नहीं लगाओगे, न सिंसर में एलवाई जोड़ोगे। देखिए क्या होता है, प्रारूप यहाँ दिया गया आपके ऊपर है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। देखिए योर्स सिंसरली लिखा गया, ये तो 2 शब्द में, आपका सच्चा दोस्त। अब वही आगे दिया है योर सिंसर फ्रेंड, तो देखिए योर माने आपका या तुम्हारा, सिंसर माने सच्चा, फ्रेंड माने दोस्त। जैसे हिंदी में 3 शब्द कह रहे हैं उसी तरह से अंग्रेजी में 3 शब्द लिख दिए। तो जब 3 शब्द लिख दिए तो इसलिए योर में यस तब नहीं लगेगा, सिंसर में भी कुछ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए बात क्यों नहीं लगेगा, कारण भी मैं बता दे रहा हूँ। फ्रेंड आपका नाउन है, तो नाउन के पहले सिंसर आपका एडजेक्टिव है, समझिए कि नहीं, और एडजेक्टिव में यस एलवाई जुड़ता है। एडवर्ब तो बनाना ना, एक एलवाई जोड़ दोगे, एलवाई जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है ना, इसलिए। और इसके बाद योर क्या आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यू से बना है। अब भाई नाउन से पहले योर में यस नहीं जुड़ता है, योर से तब लिखा जाता है जब बिना नाउन के रहता है। जैसे दिस बुक इज योर्स, यह किताब आपकी है तब सही है, या दिस इज योर बुक, योर के बाद नाउन अगर बुक लिखोगे तो यस नहीं जोड़ सकते, यस इसलिए यहाँ योर के बाद अगर नाउन फ्रेंड लिख रहे हो तो यस हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे। और फ्रेंड के पहले भी सिंसर में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फ्रेंड नाउन है तो नाउन पहले एडजेक्टिव आ सकता है, ना कि एडवर्ब आ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे। योर दूसरा है योर्स अफेक्शनेटली, माने आपका, ठीक है ना। अफेक्शनेटली माने उससे प्यारा होता है, स्नेही होता है, आपका प्यारी बहन या भाई जो भी रहेगा आप लिखो अफेक्शनेटली। और योर्स अफेक्शनेट सिस्टर माने आपका प्यारी, आपकी प्यारी बहन या प्यार भाई, भाई हो तो ब्रदर लिख देना। क्लियर? ये मतलब अक्सर अपने से मतलब माता पिता को, इन सभी को लिखा जाता है, ठीक है ना। फ्रेंड को छोड़कर दूसरे को लिखा जाएगा, ठीक है ना। अपनी मम्मी वगैरह को लिख सकते हैं, आपका प्यारा पुत्र, आपकी प्यारी पुत्री। तो लविंग के जैसे के, या फिर आप योर लविंगली, आपका प्यारा, आप लविंगली लिख दोगे तो डाटर और सन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लविंगली माने आपका प्यारी बेटी हो गया या आपका प्यारा पुत्र, दोनों हो सकता है। और लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहिए हाँ बेटी ही आपकी भेजी है तो योर लविंग डाटर लिख देना, आपकी प्यारी पुत्री या पुत्र है तो पुत्र। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए उसके बाद भी हम देख लेते हैं। इसके बाद अपना रोल नंबर लिखिए, क्योंकि परीक्षा में अपना नाम लिखना मना है, ध्यान देना। बोर्ड नियम अनुसार आप अपना नाम, स्कूल का नाम व शहर का नाम नहीं लिखें, अर्थात रोल नंबर या ABC का प्रयोग करें। क्लियर? रोल नंबर ABC लिख देना बस, ठीक है, कुछ मत लिखिए, केवल ABC लिखिए। यदि प्रश्न पत्र में आपका कोई नाम दिया गया तो उसी नाम का प्रयोग करना आवश्यक है, बताए देना। नाम दिया तो आप उसको लिखो, अपना असली नाम मत लिखो। अगला है पत्र को पूरा लिखने के बाद लेखक को लिफाफे पर पाने वाले का नाम तथा पता साफ और स्पष्ट लिखना चाहिए। पत्र को पूरा लिखने के बाद लेखक को लिफाफे पर अपना पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट, जैसे आप कोई भेजा जाता पत्र तो लिखा जाता ना, फ्राम करके जो भेज रहा है, टू करके जिसको भेजा है, जो पाएगा। प्रथम पंक्ति में पाने वाले का नाम, दूसरे पंक्ति में घर का नंबर, स्थान का नाम, तीसरी पंक्ति में शहर का नाम तथा पिन कोड नंबर लिखा जाना चाहिए, तभी तो पता चले किस पिन कोड पे भेजना है, कहाँ है पोस्ट ऑफिस, ठीक ना। जैसे यहाँ उदाहरण दिया कि डॉक्टर परमानंद कौशिक 553 हनुमान गली, ये सब गली का नंबर है, मथुरा, पिन कोड लिख दिया गया, ठीक है ना। जैसे इस तरह से आप जौनपुर जिला लिखेंगे, जौनपुर बाद पिन कोड लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से फिलहाल यह पता परीक्षा में नहीं लिखना, ध्यान देना, यह पता परीक्षा में नहीं लिखना, नहीं तो सोचो यही याद करके लिख दें, क्योंकि हमेशा आपको अपना पता अपने हिसाब से ही लिखना है, ठीक है ना। और अपना पता घर का भी मत लिखना, स्कूल का पता लिख सकते हो, स्कूल का पता लिख सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पढ़ रहे हो वही स्थान डाल दीजिए और वही स्कूल का पता डाल दीजिए, बस बात खत्म, ठीक ना। या फिर अपने तहसील वगैरह का भी बता सकते हो, पोस्ट का भी मतलब, लेकिन अपने घर का नहीं बताना, ठीक ना। मॉडल्स ऑफ पर्सनल लेटर्स, अब यहाँ कुछ पर्सनल लेटर्स के मॉडल्स माने नमूने दिए गए हैं, प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, फिर इसके लिए आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा लेटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।